कहानी की शुरुआत आर्कटिक महासागर के बर्फीले जल से होती है, जहां जूलिया और ऑस्कर एक सोनार डिवाइस लगाकर वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं। तभी ऑस्कर के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें उसे तेजी से आ रहे तूफान की चेतावनी मिलती है और तुरंत वहां से निकलने को कहा जाता है। दूसरी ओर एक रूसी पनडुब्बी दूर से आने वाली तेज आवाज को पकड़ती है। अचानक पनडुब्बी की टीम को समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे ऊपर उठता दिखाई देता है, जिसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। इधर जूलिया के स्कैनर गलत रीडिंग देने लगते हैं और उनके कैंप के आसपास की बर्फ टूटने लगती है। ऑस्कर जूलिया को जल्दी से भागने के लिए कहता है, क्योंकि समय तेजी से कम हो रहा है। जूलिया पहले अपना प्रयोग पूरा करना चाहती है, लेकिन बिगड़ते मौसम को देखकर वो ऑस्कर की बात मान लेती है और दोनों स्नो मोबाइल पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। लेकिन बर्फ का टूटना उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। उसी समय पनडुब्बी में मौजूद टीम को पता चलता है कि जो आवाजें उन्हें सुनाई दे रही थीं, वे समुद्री लहरों की नहीं बल्कि किसी जीवित प्राणी की हैं। इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाएं, एक विशाल प्राणी उनकी पनडुब्बी से टकराता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। टीम को लगता है कि प्राणी ने उनकी पनडुब्बी को जकड़ लिया है और उसे तेजी से समुद्र की गहराई में खींच रहा है। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे की बर्फ लगातार टूट रही है। तभी ऑस्कर की नज़र सामने उठ रहे भयानक बर्फीले तूफान पर पड़ती है। घबराहट में उसका स्नोमोबाइल बर्फ की चट्टान से टकराकर फट जाता है। जब तक दोनों को होश आता है, उनका कैंप तूफान की चपेट में आकर तबाह हो चुका होता है। पानी के नीचे पनडुब्बी पर हमले जारी हैं। हमलावर कोई और नहीं बल्कि वही विशाल प्राणी है। टीम उस पर गोलीबारी शुरू करती है और रोशनी में उन्हें प्राणी के विशालकाय टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वे और कुछ समझ पाएं, प्राणी पनडुब्बी पर फिर से हमला करता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। डूबने से ठीक पहले कैप्टन अपनी टीम को इमरजेंसी सिग्नल भेजने का आदेश देता है, ताकि उनकी नौसेना उन्हें बचाने आए। अगले दिन रूसी नौसेना मुख्यालय को वो सिग्नल मिलता है, जिससे उन्हें पनडुब्बी के लापता होने की खबर मिलती है। ये जानकर अधिकारी स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उस पनडुब्बी में शक्तिशाली हथियार थे। वे तुरंत एक बचाव दल को हथियार वापस लाने का आदेश देते हैं, जिसका नेतृत्व विक्टर को सौंपा जाता है, जो लापता पनडुब्बी का कैप्टन का भाई है। विक्टर की मां को जब ये पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपने दिवंगत पति की घड़ी विक्टर को शुभकामनाओं के साथ देती है। विक्टर उस घड़ी को लेकर मिशन पर निकलता है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशांस्की से होती है, जो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं और इस मिशन का हिस्सा है। विक्टर जब पनडुब्बी में प्रवेश करता है तो क्रू के कुछ सदस्य शिकायत करते हैं कि उनकी छुट्टियां खत्म कर इतनी जल्दी क्यों बुलाया गया। विक्टर अभी उन्हें कुछ नहीं बताता। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर बर्फीले तूफान में भटक रहे हैं। उनके पास न खाना है, न रहने की जगह और सैटेलाइट फोन में सिग्नल भी नहीं है। जूलिया किसी भी तरह वहां से निकलना चाहती है। सिग्नल की तलाश में वो एक गहरी खाई के पास पहुंचती है और गिरने ही वाली होती है कि ऑस्कर उसे बचा लेता है। तभी जूलिया के फोन में सिग्नल आता है। वो एक ऑयल रिग कंपनी से संपर्क करती है, लेकिन तूफान के शोर के कारण उसकी बात समझ नहीं आती और कुछ ही सेकंड में सिग्नल खो जाने से कॉल कट जाती है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब टूट चुकी है, लेकिन ऑस्कर आखिरी उम्मीद में फ्लेयर गन चलाता है। तभी जूलिया की नज़र बर्फ की सतह पर एक लाल रोशनी पर पड़ती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जो लापता पनडुब्बी के कैप्टन ने भेजा था। जूलिया जानती है कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रूसी सेना यहाँ जरूर आएगी, इसलिए वो ऑस्कर को यहीं रुकने को कहती है। इधर विक्टर की पनडुब्बी कई घंटों के सफर के बाद उस जगह पहुंचती है जहां उसके भाई की पनडुब्बी गायब हुई थी। उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की लोकेशन भी मिल चुकी है। वहां पहुंचकर विक्टर को पनडुब्बी तो नहीं मिलती, लेकिन दो थके हारे भूवैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर मिलते हैं, जिनकी हालत बेहद खराब है। विक्टर उन्हें अपनी पनडुब्बी में ले जाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उनकी मदद करना नहीं है। वो जूलिया और ऑस्कर से जानना चाहता है कि उसके भाई की पनडुब्बी के साथ क्या हुआ। जूलिया बताती है कि उसे पहले लगा कि उनके सोनार डिवाइस के विस्फोट से समुद्री भूकंप आया, लेकिन जब उसने अपने उपकरण चेक किए तो कोई भूकंप रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसे यकीन हो जाता है कि यह हलचल किसी समुद्री प्राणी की वजह से है। ये सुनकर विक्टर को एक दिन पहले की एक रहस्यमयी घटना याद आती है। जब उनकी पनडुब्बी आर्कटिक सर्कल में दाखिल होने वाली थी, तो उनके रडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा, जो व्हेल मछलियों का झुंड था। वे व्हेल मछलियां बार बार उनकी पनडुब्बी से टकरा रही थीं, जैसे उन्हें रोकना चाहती हों। एडमिरल ओलशांस्की ने व्हेलों को भगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोड़ने का आदेश दिया, जिसे विक्टर ने मना किया, क्योंकि इससे व्हेलों को नुकसान हो सकता था। लेकिन ओलशांस्की ने उसकी बात नहीं मानी। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल छूटते ही व्हेलों का झुंड तुरंत वहां से भाग गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर लौट आया। तभी समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिला और व्हेल एक एक करके गायब होने लगी। जब टीम ने सिग्नल चेक किया तो उन्हें एक विशाल प्राणी दिखाई दिया, जो एक व्हेल को तुरंत अपना शिकार बना लेता है और उनकी पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगता है। ओलशांस्की हमला करने का आदेश देता है, लेकिन विक्टर उसे रोक देता है।
वो पनडुब्बी को पास की एक तंग बर्फीली दरार में छिपाने को कहता है, जहां इतना बड़ा प्राणी नहीं घुस सकता। उसका फैसला सही साबित होता है और प्राणी उन्हें देख नहीं पाता और चला जाता है। इस तरह विक्टर की सूझबूझ से पूरी टीम की जान बच जाती है। जूलिया की बात सुनकर विक्टर समझ जाता है कि यही वो प्राणी है जिसने बर्फ तोड़कर उसके भाई की पनडुब्बी को नष्ट किया था। जूलिया, जो बचपन से समुद्री राक्षसों की कहानियों पर यकीन करती थी, अब इस खतरनाक स्थिति में फंसना नहीं चाहती। वो विक्टर से गुजारिश करती है कि वो उसे और ऑस्कर को उस ऑयल रिग कंपनी तक छोड़ दे जहां उसने संपर्क किया था, क्योंकि उसे लगता है कि वहां ये प्राणी नहीं पहुंच पाएगा। विक्टर जब कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है। वो दोनों को वहां छोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उनकी स्क्रीन पर फिर से वही अजीब सिग्नल दिखाई देता है। वो ये नहीं देख पाते कि वो प्राणी, जिसे अब जूलिया क्रैकन कहती है, मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वो ऑयल रिग कंपनी के करीब पहुंचते हैं और वहां के इंचार्ज से संपर्क करने वाले होते हैं, समुद्र में हलचल शुरू हो जाती है। तेज लहरों के साथ पानी से विशालकाय टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और मजबूत स्टील की रिग को पल भर में तबाह कर देते हैं। विक्टर टेलीस्कोप से बाहर देखता है और उसे क्रैकन का असली रूप दिखाई देता है, एक विशाल ऑक्टोपस जिसका चेहरा देखकर पूरी टीम स्तब्ध रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाएं, रिग पूरी तरह समुद्र में समा जाती है। अब विक्टर की टीम के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। क्रैकन रिग को नष्ट करने के बाद उनकी पनडुब्बी की ओर बढ़ता है। ये देखकर एडमिरल ओलछांस्की गुस्से में कमान अपने हाथ में ले लेता है और 2 टॉर्पीडो फायर करने का आदेश देता है, लेकिन टॉर्पीडो का कोई असर नहीं होता और क्रैकन हमले से और गुस्से में आकर तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। डर के मारे ओलछांस्की कमान वापस विक्टर को सौंप देता है। विक्टर तुरंत पनडुब्बी को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। इससे वो क्रैकन के हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल पनडुब्बी से टकरा जाता है, जिससे उसके कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो डूबने लगती है। क्रैकन फिर से हमला करता है, जिससे टॉर्पीडो रूम में आग लग जाती है और 7 लोग उसमें फंस जाते हैं। क्रैकन पनडुब्बी को चारों ओर से घेर लेता है और उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। विक्टर तुरंत सभी को साइलेंट मोड में रहने का आदेश देता है, क्योंकि वो जानता है कि समुद्री जीव आवाज से आकर्षित होते हैं। वो आग बुझाने का काम भी रुकवा देता है, जिससे टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है। लेकिन उसका प्लान कामयाब होता है। जब क्रैकन को कोई आवाज नहीं सुनाई देती तो वो वहां से चला जाता है। इसके बाद घायल लोगों को टॉर्पीडो रूम से निकालकर उनका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें जूलिया और ऑस्कर भी मदद करते हैं और इस तरह वो क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। जूलिया विक्टर को बताती है कि पुरानी कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोता रहता है, लेकिन उनके सोनार धमाकों ने शायद उसे जगा दिया है। वो अब बदला लेना चाहता है। जूलिया सुझाव देती है कि अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो सोनार को बंद करना होगा। वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस अपने शिकार को गुफा में ले जाते हैं, जिसका मतलब है कि विक्टर के भाई की पनडुब्बी जूलिया के पुराने कैंप के पास ही होनी चाहिए। तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान रिकॉर्ड हुई एक अजीब सिग्नल की आवाज़ सुनाई देती है, जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से आ रही थी। विक्टर अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है। कुछ क्रू सदस्य इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि उनके हथियार इस विशालकाय प्राणी का सामना नहीं कर सकते। लेकिन विक्टर एक कैप्टन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है। वो पनडुब्बी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और क्रू को मजबूरन उसका साथ देना पड़ता है। वो एक खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं। विक्टर एक मिनी पनडुब्बी का इस्तेमाल करता है और 2 ऑफिसर्स को साथ ले जाता है। खाई में उन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं, जो जूलिया की क्रैकन की कहानी को सच साबित करते हैं। तभी उन्हें अलेक्जेंडर की पनडुब्बी मिलती है, जिसका अगला हिस्सा कुछ हद तक सही सलामत है। विक्टर अपनी मिनी पनडुब्बी को उससे जोड़ता है और अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू जीवित मिलता है। अपने भाई को जीवित देखकर विक्टर को अपार खुशी होती है, साथ ही हैरानी भी, क्योंकि इतने दिन क्रैकन से बचकर रहना आसान नहीं था। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया, जिससे वो बच पाए। मिनी पनडुब्बी में जगह कम होने के कारण विक्टर 2 चरणों में क्रू को निकालने का फैसला करता है। पहले चरण में वो एक टीम को मिनी पनडुब्बी में भेजता है, जबकि वो खुद अलेक्जेंडर के साथ रुकता है। लेकिन जैसे ही मिनी पनडुब्बी आधे रास्ते पर पहुंचती है, क्रैकन फिर से जाग जाता है। विक्टर और अलेक्जेंडर खास मिसाइलों को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद जब कंप्यूटर चालू होता है तो मिसाइलें सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन उसी वक्त क्रैकन मेन पनडुब्बी पर हमला करने वाला होता है। तभी मिनी पनडुब्बी से गलती से एक ट्रैकर शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज से आकर्षित होकर क्रैकन उसकी ओर बढ़ता है। एडमिरल ओलछांस्की मौके का फायदा उठाकर मेन पनडुब्बी को समुद्र की सतह पर ले जाने का आदेश देता है। विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइलों में कोड डालकर उन्हें सक्रिय कर देते हैं, लेकिन क्रैकन अब उनके बहुत करीब है और उसके टेंटिकल्स पनडुब्बी को जकड़ने रखते हैं। मरने से पहले दोनों भाई रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। वो एक साथ स्विच दबाकर एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे क्रैकन आग में झुलसने लगता है। धमाके की रोशनी आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए आसमान तक जाती है। पनडुब्बी अब पूरी तरह डूबने लगती है और उसमें पानी भरने लगता है। दोनों भाई मिनी पनडुब्बी की ओर भागते हैं, लेकिन एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और किसी तरह उसे मिनी पनडुब्बी में ले जाता है, लेकिन मिनी पनडुब्बी डूब रहे जहाज से अलग नहीं हो पा रही है और मिसाइल कुछ ही सेकंड में फटने वाली है। इस मुश्किल स्थिति में विक्टर को इमरजेंसी लेवर याद आता है।
वो पूरी ताकत से उसे खींचता है और मिनी पनडुब्बी ठीक धमाके से पहले वहां से निकल जाती है। पानी के बाहर एडमिरल ओलछांस्की और पूरा क्रू विक्टर और अलेक्जेंडर का इंतजार कर रहा है, लेकिन बहुत देर तक कोई संकेत न मिलने पर वे निराश होकर जाने लगते हैं। तभी पानी को चीरते हुए मिनी पनडुब्बी बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर मौजूद हैं। दोनों को जीवित देखकर क्रू खुशी से झूम उठता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को सौंपता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे लेने से मना कर देता है और कहता है, तुम इस घड़ी के असली हकदार हो, इसे अपने पास रखो। कुछ समय बाद पूरा क्रू रूस पहुंचता है। विक्टर और अलेक्जेंडर अपने परिवार से मिलते हैं और इस तरह ये खतरनाक और असंभव जैसा लगने वाला मिशन अंततः सफल हो जाता है। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक प्रेरणादायक और रोमांचक अंत के साथ।